अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे पिछले 10-12 सालों में ये डिबेट मुसलसल चलती आ रही है। कभी हज़ारा सूबे के नाम पर तहरीक चल जाती है, कभी महाजर सूबे के नाम पे तहरीक चल जाती है, कभी सराइकी सूबा, कभी बहावलपुर को रीस्टोर करें, फाटा को अलहदा सूबा बनना चाहिए था या मर्जर ठीक हुआ। ये डिबेट्स हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल में चलती जा रही। तो आज मैं आपके सामने 4 डिफरेंट एनालिसिस पेश करने जा रहा हूँ और उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि नया सूबा चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे आज के लेक्चर में बेसिकली हम 4 एनालिसिस करेंगे। पहला एनालिसिस तो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, दूसरा एनालिसिस हमारा रीजनल एनालिसिस होगा, तीसरा डोमेस्टिक एनालिसिस और चौथा फिर क्रिटिकल एनालिसिस। तो शुरू करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दुनिया में पाकिस्तान जितने रकबे वाले लगभग करीब करीब के मुमालिक कौन कौन से हैं, और स्टेट के बाद जो दूसरे लेवल का सब्सिडरी यूनिट है वो कितने हैं। कहीं पर उसको सूबे का नाम दिया होगा, कहीं पर रीजन का नाम दिया होगा, कहीं पर स्टेट्स का नाम दिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान का जितना रकबा है, हमने 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसके बीच में ही फॉल करता है पाकिस्तान। तो 8 लाख से 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबे के दुनिया में जो मुमालिक हैं, तो नाजरीन उनका ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से मुमालिक हैं और उनके सब्सिडरी यूनिट, सूबे, रीजन, स्टेट कितनी हैं। तो इसमें जनाब तंजानिया के 31 रीजन्स हैं, ये 8 से 9 लाख में फॉल करते हैं। नाइजेरिया के 36 स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब सूबा ही समझ लें आप। वेनेजुएला 23 स्टेट्स हैं। नमीबिया, अफ्रीका की स्टेट है नमीबिया की 14 रीजन्स हैं। मोजम्बिक के 10 सूबे हैं। ये ख्वातीन हज़रात वो 5 कंट्रीज हैं जो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान फॉल करते हैं, और पाकिस्तान भी इसी में फॉल करता है। यानी पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे, इन सब के देखें कितने सूबे, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 36। तो हाँ जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनाने चाहिए। परेशान ना होइएगा, पूरा लेक्चर सुन लीजिएगा। क्रिटिकल एनालिसिस में आके हम इन सबको इकट्ठा जोड़ेंगे। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में दूसरा चीज़ देख लेते हैं। जिनको एरिया पे एतराज़ है कि जी एरिया में इनकी आबादी, तो देखें कईयों की आबादी जो है वो बड़ी कम है, तो असल तो आबादी के लिहाज से सूबे डिवीजन होनी चाहिए। हम नहीं मानते इस बात को, तो ओके जी, ना माने, ये आप पॉपुलेशन की बेस पे देख लेते हैं। तो ख़वातीन हज़रात हमने फिर निकाले वो कंट्रीज़ जो कि जिनकी पॉपुलेशन लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन के करीब करीब है, कि उन कंट्रीज़ में कितने सूबे। तो उनमें जनाब 3 हमारे पास केस स्टडीज आएंगे जिनकी पॉपुलेशन लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन के करीब करीब पॉपुलेशन है। नाइजेरिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। नाइजेरिया 36 स्टेट्स, प्रोविंसेस। ब्राज़ील 26 स्टेट्स, प्रोविंसेस। इंडोनेशिया 34 स्टेट्स और प्रोविंसेस, यानी कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 36। यानी कि चलें, जो एरिया की हमारे आर्गूमेंट को नहीं मानते, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, वो आबादी को मान लें कि ये 3 ममालिक जिनकी लगभग आबादी पाकिस्तान के करीब करीब है, तो यहां पर भी सूबे, रीजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ज़्यादा। तो जनाब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो बादियो नज़र में ये साबित करता है
कि एरिया जितना पाकिस्तान का है उतने बाकी कंट्रीज उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनाए हुए हैं। आबादी जितनी पाकिस्तान की है उसके लगभग करीब की आबादी, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम की आबादी के जो ममालिक हैं उनके भी अच्छे खासे सूबे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सूबे चाहिए, मगर ये याद रहे कि स्टैट्स, आदादो शुमार कभी भी ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते। हम कहते हैं ना पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट इतने परसेंट हो रही, पर कैपिटा इनकम इतना है एवरेज, तो क्या वो वाकई हर बंदा उतना कमा रहा होता है? ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये कभी भी ट्रू, ये रियलिटी नहीं होते। इनकी बेस पर कोई भी रिसर्च आर्टिकल, कोई भी स्टडी, वो कभी मुकम्मल सच नहीं होती। हर मुल्क का, हर लोगों का अपना अपना एक सच है। लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बड़ा स्ट्रांगली जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान में भी कम से कम तो 10 सूबे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 36 होने चाहिए, एरिया और पॉपुलेशन को मिला भी नहीं आप। तो सवाल तो पैदा हो गया कि बनने चाहिए। जैसे मैंने कहा, आखिरी क्रिटिकल एनालिसिस तक तवज्जो से सुनिएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम रीजनल एनालिसिस पे। रीजन में हमारे नेबरिंग कंट्रीज, अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जरा सूबे देख लेते हैं। हमें पाकिस्तान को, आज के पाकिस्तान को, जिस जिस कंट्री का बॉर्डर लगता है ना जनाब, उसमें कोई एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके स्टेट्स और प्रोविंसेस मिला के वो 30 से कम हो। सबके 30 से ज्यादा हैं। चाइना 30+, इंडिया स्टेट्स एंड प्रोविंसेस मिला के 30+, ईरान 30+, अफगानिस्तान 30+। तो जनाब रीजन के कंट्रीज भी इतने सूबे रखे हुए, उन्होंने इतने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की हुई है, हम क्यों नहीं करते? हमें भी करनी चाहिए। तो साबित हुआ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रीजनल एनालिसिस ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी जनाब हमें गलत नजर आ रही है। हमें मैक्सिमम सूबे चाहिए। रीजन में तो 30 से कम किसी की भी नहीं है, लेकिन कम से कम 10 तो करो ना जी। तो रीजनल एनालिसिस भी साबित करता है कि सूबे ज्यादा होने चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी साबित करता है कि सूबे ज्यादा होने चाहिए। अब हम तीसरे एनालिसिस पे आ रहे हैं। तीसरा एनालिसिस हमारा डोमेस्टिक एनालिसिस। हमारे यहां वैसे तो सराइकी मूवमेंट 70s 80s में चलती रही, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में भी चलती रही, लोगों में जो एक कंसर्न्स अपनी कम्युनिटी को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके मौजूद रहे। लेकिन ख़ास तौर पर 18th अमेंडमेंट के बाद ये इशू ज़्यादा लाइमलाइट में आया और उसकी जो पहली चिंगारी जो जली, मॉडर्न जो हमारी जो ये सारी हम देख रहे हैं डिबेट न्यू प्रोविंसेस की, ज़्यादा हम पास्ट में नहीं जा रहे, तो जो चिंगारी थी वो जली हज़ारा मूवमेंट से, जब 18th अमेंडमेंट में NWFP का नाम तब्दील करके रख दिया गया खैबर पख्तूनख्वा। तो हज़ारा डिवीजन पूरे का पूरा, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, ये पूरी पट्टी जो सारी की सारी, कोहिस्तान के कुछ इलाके, ये पूरी की पूरी पट्टी, इसमें एक मूवमेंट लॉन्च हुई 2010 में कि भाई हमारी एक सेपरेट एंटिटी है, हम हज़ारा स्पीकिंग, हज़ारा ओरिजिन के लोग, हमें अब पूरे सूबे का नाम आपने पख्तूनख्वा रख दिया, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है, हमें भी अलग सूबा चाहिए। ये वो स्पार्क था जो आहिस्ता आहिस्ता जो पहले हल्की हल्की मूवमेंट्स चल रही थी वो दोबारा फिर इग्नाइट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो देखते हैं बारी बारी सबको। एक तो ये हज़ारा का हो गया, ठीक है जी, जस्टिफाई भी लगता है। हज़ारा डिवीजन पूरे का पूरा, उसके तमाम इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक एक्सचेंज, वो कभी भी पेशावर के साथ नहीं रहे हैं, वो सब पंजाब के, नॉर्दर्न पंजाब के एरियाज़ के साथ ही रहे। कनेक्टिविटी भी, आना जाना भी, ट्रेड भी, बिजनेस भी। सो जनाब उठ के हम पेशावर के साथ हमें जो है वो आपने और पख्तूनख्वा की आइडेंटिटी बना दी, हमारी आइडेंटिटी जनाब ख़त्म कर दी। बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर महाजर कार्ड, जो काफ़ी दफ़ा पास्ट में भी खेला जाता रहा, लेकिन
इस फेज में आके वो भी ज़्यादा, कराची और हैदराबाद के इलाकों को कॉन्स्टिट्यूट करके महाजरों के लिए एक, लेकिन ये इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना हज़ारा एक मूवमेंट की फॉर्म होगी वो उस तरह तो नहीं हुई, लेकिन ये भी चिंगारी फैली। फिर इसी तरह की एक छोटी सी चिंगारी बलूचिस्तान के नॉर्थ के एरियाज में जहां पर ज़्यादा पख्तून हैं वहां पे भी फैली। अब तकरीबन 40% पख्तून हैं बलूचिस्तान में, और एक इम्बैलेंस है। जो बलूचिस्तान से हैं वो इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि बिजनेस पे और जनाब जो हेजिमोन की जो कैपेसिटी है वो पख्तून एरियाज़ के पास ज़्यादा है, बलोच एरियाज़ के पास कम है। तो पख्तून एरियाज़ में भी ये हल्की सी चिंगारी कि जनाब पख्तूनों का भी यहाँ पे एक अलग सूबा, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं भड़क सकी, लेकिन हुई वो बिल्कुल जितनी महाजर वाली। लेकिन असल जो लाइमलाइट में आई वो आई फिर जनूबी पंजाब। अब जनूबी पंजाब एक सराइकी कॉन्टेक्स्ट तो पहले चल रहा था, सराइकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट। मसला कहाँ से ख़राब हुआ? फिर बना देते सूबे, हमें क्या मसला यार, सूबे बना दें, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्या मसला कहाँ है? मसला है जनाब ये जितनी की जितनी स्टैटिस्टिकल रीजनल डिबेट्स आपने की हैं, ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स डोंट स्पीक फॉर देमसेल्फ। हर रीजन का, हर ग्रुप ऑफ पीपल का, हर स्टेट का, हर कम्युनिटी का एक अपना सच होता है। फैक्ट्स कभी भी सच नहीं होते, उनके पीछे छुपे हुई कॉजेशंस, उनसे जुड़ी हुई इंप्लीकेशंस, उनमें सच देखना पड़ता है। तो जनाब जनूबी पंजाब सूबा बने, पीपल्स पार्टी का दौर था, बड़ी इस पे तहरीक चली। जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हब रहा, बन भी सकता है और आगे फ्यूचर में अगर सूबा बना दे। PMLN की गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था कि हमारी बहुत ज़्यादा सीटें वो इफेक्ट हो जाएंगी। तो अचानक यकदम इस मुल्क की तारीख में एक ऐसे सूबे का भी जिक्र होना शुरू हो गया जिसको लगभग दुनिया और 2 से 3 जनरेशन, दुनिया के पाकिस्तान की बात हो रही, वो जनरेशन भूल चुकी थी हमारी कि ये भी कोई इलाका अलहदा है, बहावलपुर। ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की रिफ्ट थी, आपस में नज़र आ रहा था कि अगर पूरा जनूबी पंजाब इंक्लूडिंग बहावलपुर अलहदा सूबा बन गया तो उसमें लाइकली चांसेस ज़्यादा हैं कि पीपल्स पार्टी डोमिनेट कर जाएगी। तो PMLN की गवर्नमेंट ने जो सूबे में PMLN की गवर्नमेंट थी उसने नया इनिशिएटिव दे दिया कि जी अगर जनूबी पंजाब बनेगा तो सराइकियों के लिए अलहदा इलाके और बहावलपुर के अलहदा इलाका। भाई क्यों? तो जनाब बहावलपुर इस मुल्क की तारीख में, जब बहावलपुर की स्टेट पाकिस्तान में एक्सेशन हो गया उसका, तो जनाब आप किताबें खोल के देख लीजिएगा, बहावलपुर पाकिस्तान के सूबे के तौर पर उसका बकायदा एक वजीर आला लगा रहा। और बड़ा अर्ली 50s में जब आपके हर तरह से आपके बजट सूबों के डेफिसिट का शिकार होते थे, बहावलपुर का बजट हमेशा सरप्लस रहता था। यानी कितना फर्टाइल एरिया और कितनी जबरदस्त एरिया था। कैसा है? लेकिन 1 यूनिट आया, 1 यूनिट की वजह से बहावलपुर, जाहिर बाकी सारे सूबे भी एक ही हो गया, वेस्ट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली जब 1970 में 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो सारे सूबे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो गए, बहावलपुर वापस सूबा रिस्टोर नहीं हुआ। सो अगर किसी एरिया का जेन्युइन क्लेम बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो सबसे पहले बहावलपुर का बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर। आपके जितने बाकी सारे क्लेम हैं वो इंतहाई खतरनाक क्लेम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम नहीं है, वो लिंगुअल क्लेम है। लिंगुअल बेसिस पर सूबे बनाने जाएंगे तो ऑलरेडी ही जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी प्रॉब्लमेटिक है,
ऑलरेडी ही जो आप नेशनल इंटीग्रेशन के क्राइसिस का शिकार है वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, होगी। अच्छा जी, अब कोई कहेगा ये तो एजम्पशन है जी, ये कयास राई है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इसकी बुनियाद पर हम सूबे ना बनाए नहीं। तो जनाब हमारी तो पूरी फ्रीडम मूवमेंट ही तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पे चली थी जब तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ नहीं बनी थी। तो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को आप एक झटके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या लिंगुअल बेसिस पे डिवाइडेड अफ़गानिस्तान, क्या पख्तून एरियाज़ और नॉन पख्तून एरियाज़ सूबे अलग-अलग, पख्तूनों के अलग सूबे, नॉन पख्तूनों के अलग सूबे। हालात देख लें अब आप। इंडिया कुछ रीजन्स को छोड़ के जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और इक्वालिटी के दामन को पकड़ लिया, कुछ रीजन्स को, बाकी इंडिया को भी आप देख लें, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया एथनिक और लिंगुअल बेसिस पे डिवाइड है। क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ? सिर्फ जमहूरियत का राग अलाप देने से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर नहीं हो जाती। सो ये लिंगुअल और एथनिक बेसिस पर जो आपके क्लेम है, चाहे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, बनाएं सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर पहला सूबा बहावलपुर बनना चाहिए, और बाकी एरियाज को आप जो है उस पर डेलिब्रेट करें। लेकिन लिंगुअल और एथनिसिटी की बेस पर सूबा नहीं बनता। लिंगुअल और एथनिसिटी की बेस पे फिर मुल्क ही बनते हैं भाई, कि आप कह देंगे ये नेशन है। ये खतरनाक काम होगा। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो लॉजिकल एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूं। ये सवाल जो मैं ये बातें कर रहा हूं सारी, ये फाटा के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली कमेटियों में ये हीटेड डिबेट होती रही है कि क्या करना फाटा का, मर्जर करें, अलहदा सूबा बनाएं। तो मर्जर पे आके ही बात जो है वो कंक्लूड हुई कि भाई मर्जर ही करें, क्योंकि ये एक पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप फाटा को अलहदा सूबा बनाएंगे और फिर आहिस्ता 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 जो है वो एक पंडोरा बॉक्स ओपन होगा। इसको अलहदा सूबा नहीं, इसको मर्ज करें। इस पे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन हमारा आज का मौजू तो ये है कि हम नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। द पॉइंट इज कि सूबे अगर बनने चाहिए तो उसके लिए लिंगुअल और एथनिक बुनियादों के आर्गुमेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक सूबे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि मेरा जो क्रिटिकल एनालिसिस अब मैं पेश करने लगा उसमें हम पहली एग्जांपल देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने सोचना है कि सर तो बात कर रहे हैं कि सूबे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की तो 50 स्टेट्स हैं, यानी 50 ही सूबे। भाई बात यह है कि कैलिफोर्निया का रकबा उठा के देखें ज़रा कि कैलिफोर्निया का रकबा कितना है, और अपने 4 सूबों का रकबा ज़रा गूगल कर लें और देखें कि किसका रकबा कैलिफोर्निया, सिर्फ एक स्टेट, उसके रकबे के बराबर है। आबादी देखें और अपनी आबादी देखें कि किस सूबे के बराबर की आबादी है। गूगल कर ले, अब तो आसान है। पॉपुलेशन ऑफ कैलिफोर्निया, एरिया ऑफ कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ सिंध, आपको पता लग जाएगा। लेकिन कैलिफोर्निया हर लिहाज से आपके हर उस सूबे से जो कि आबादी के लिहाज से उसके करीब है, या हर उस सूबे से जो एरिया के लिहाज से उसके करीब है, उससे बहुत बेहतर है, इकोनॉमी वाइज भी, अपॉर्चुनिटी वाइज भी, पॉलिटिकल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत आगे है। तो उतना ही एरिया है, उतनी पॉपुलेशन है, लेकिन अच्छा डिलीवर कर रहा है। कैसे कर सकता है? आपका तो क्लेम है कि इतना बड़ा एरिया या इतनी पॉपुलेशन एक सूबे में वो डिलीवर नहीं कर सकती, तो डिवाइड करो, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो वो कैलिफोर्निया कैसे कर रहा है? अच्छा, ना माने इस एग्जांपल को, यूके में आज यूनाइटेड किंगडम
वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में आगे फिर ग्रेटर लंदन। 4 ही तो बड़े जोन हैं, एरिया भी थोड़ा है, लेकिन 4 जोन है बेसिकली। डिलीवर कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। कैसे कर रहा है? और यहां तो एथनिक डिवाइड भी है। स्कॉटलैंड के लिए के लोग स्कॉटिश हैं, रेस ही लेता है। नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आयरिश हैं, रेस ही लेता है। वेल्स के, इंग्लैंड के अलग हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन डिलीवर कर। कैसे कर? तो जनाब, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना के आप कह लेंगे जी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, इससे नहीं होती। ये वो ब्रिटिश लेगेसी है जो अंग्रेज हमें दे के गया है और हमारे दिमागों में बैठ गई है। तकसीम बंगाल, बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, उसको इंतज़ामी अमूर संभालना बड़ा मुश्किल था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा इसको तकसीम कर दिया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, तो बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद बंगाल में कहत नहीं पड़ी, सब अच्छा हो गया। उससे पहले बंगाल बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें कहते भी पड़ती थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं थी। हमारे माइंड में वो कॉलोनियल जो मेंटालिटी है ना, हम उसमें जकड़े हुए हैं कि जनाब एक सूबे को छोटा कर देंगे या उसमें से 2-3 सूबे निकाल लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी। नहीं, ये गुड गवर्नेंस से होगी। ये ग्रास रूट लेवल पर लोकल बॉडीज के सिस्टम को इफेक्टिवली इंस्टॉल करने से होगी। आप 10 छोड़ 20 सूबे बना दें, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना हो, वही फ्यूडल फैमिलीज या वही इलेक्टेबल्स वही आपके एरिया में उन्हीं के पास इजारादारी रहे, मेक्स नो डिफरेंस। आप 100 सूबे बना दें, इट विल मेक नो डिफरेंस अनलेस एंड अनटिल गुड गवर्नेंस नहीं होगी। नाउ 20वीं सदी तक गुड गवर्नेंस के आइडिया को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के देखा जाता था कि गुड गवर्नेंस होगी डेमोक्रेसी के जरिए। लेकिन जब आप 21वीं सदी में आए तो आपने देखा कि जापान में कौन सी इफेक्टिव डेमोक्रेसी है जी। आप जरा उठा के तो देखें, लेट 20th सेंचुरी, अर्ली 21st सेंचुरी में रैपिड पेस के साथ प्राइम मिनिस्टर्स बदल रहे, पॉलिटिकल क्योस हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन गवर्नेंस बेहतरीन है। आप सिंगापुर को उठा के देखें, एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप जैसी चीज नजर आती है हमें। 20-20, 22-22 साल जो है वो बंदा रूल कर गया, लेट 20th अर्ली 21st सेंचुरी, लेकिन डिलीवर किया। तो ये कहलाता डिबेट, गवर्नेंस डेमोक्रेसी के साथ या गवर्नेंस किसी भी तरह की डेमोक्रेसी के साथ, ये कहलाता डिबेट। लेकिन तमाम जापान के कॉन्टेक्स्ट में, सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में, और कहीं भी उसमें कैलिफोर्निया के कॉन्टेक्स्ट में भी, यूके के कॉन्टेक्स्ट में भी, आपका ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स जहां से आपकी लीडरशिप निकलती रहती है, वो आपके लीडर, आपके पॉलिटिशियंस ने क्या किया। 2008 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, 2 दफा इलेक्शन हुआ उस वक्त, और वो भी ऐसा हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपनी मर्जी का एक बिल ले आती है। ये वाली गवर्नमेंट भी इस तरह करके लोकल बॉडीज का अपना बिल ले आओ, ताकि उसके जरिए आपके लाइक माइंडेड लोगों को आप निकाल सको, क्योंकि फेयर होता है। 10-10, 12-12 लोगों को तो आपने एक हल्के में काउंसलर की और नाजिम के या चेयरमैन व्हाटसोएवर जो भी मैकेनिज्म हो, उसकी टिकटों के वादे किए होते हैं मेन स्ट्रीम इलेक्शन में सपोर्ट के लिए। सूबाई हुकूमतें घबराती हैं लोकल बॉडीज करवाने से। सो वो सिस्टमैटिक लोकल बॉडी सिस्टम आपका जब तक नहीं होगा, आपकी गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं हो सकती। लोगों को जनाब पैसा नहीं मिलता, लोगों में वॉइस रेज होगी तो लोगों को पैसा मिलेगा ना। वॉइस रेज करने वाले जब सिर्फ इक्तदार के भूखे होंगे, बस उन्होंने असेंबलियों में जाना है, सेनेटर बनना है, मिनिस्ट्रीज पकड़नी है, लोगों के लिए कुछ नहीं, अपने आप को सिक्योर करना है, तो ऐसा ही होगा। और लोग इतने आपके कॉन्शियसनेस नहीं रखते कि वो इस बात को समझ सकें। उन्होंने कहा ना, लो जी हमारा बंदा तो बड़ी कोशिशें कर रहा था, लेकिन जनाब हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारे पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। ट्रू लीडरशिप जब सामने आती है ना जी, तो वो अपना हक
ले लेती है, इनेट है, उसके अंदर रची बसी, और ये चीज़ आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से चलनी है। इस मुल्क में आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव कर दें, आपको सूबे की नहीं की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन अगर है तो पहला हक जो है वो बहावलपुर से स्टार्ट होगा। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।